ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब कुछ चीज़ को हम समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो कुछ दिन से लगातार वीडियो सही से हम क्लास नहीं करा पा रहे थे। 15 जुलाई तक अच्छे से क्लास कराए थे, 16 जुलाई को रिकॉर्डेड वीडियो भेजे थे, उसका 17 जुलाई से क्लास डिसकंटिन्यूड हो गया था। उसके बाद 25 जुलाई से फिर वापस से हम शुरू किए थे, बीच में थोड़ा गैप हो गया था। लेकिन हम आप लोगों को बोले थे कि जो भी आप फी दिए होंगे जिस डेट में लास्ट बार, उसमें 10 दिन को एक्सटेंड कर दीजिएगा अपने से, उसके बाद का डेट पे आपको फी देना, वही आपका डेट हो जाएगा। ठीक है, चलो। हालाँकि पहले जो हम क्लास करा रहे थे, वो हम स्टार्टिंग में बोले थे कि 1 हफ्ता में आपका मात्र 3 दिन क्लास कराएँगे, लेकिन हम अपने तरफ से हम चाह रहे थे कि कभी दिक्कत हो जाए इन फ्यूचर, तो आप लोग को दिक्कत ना हो। इसके लिए हम अपने तरफ से हफ्ता में 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना दिन हो सकता था हम करा रहे थे क्लास। खैर, वो सब अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अब जो क्लासेस होंगे, छुट्टी के बाद जो क्लास हुआ था, यानी कि 25 तारीख से जो भी क्लासेस हुआ था, जिसका भी गलती से छूट गया होगा कोई क्लास, आपको घबराने वाली एकदम सी बात नहीं है। आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम डाल देंगे और आप लोगों को लिंक भेज देंगे। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि मेरा वो वाला क्लास छूट गया था, ये वाला छूट गया था। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अभी जो क्लासेस होगा कंटिन्यू वापस से वैसा ही होगा कि हम क्लास कराएंगे एक टाइम बता के। उसके बाद उस टाइम अगर आप लोग नहीं प्रेजेंट रह पाए, लाइव क्लास तो कराएंगे आप लोग से जूम ऐप पे, बट अगर कोई प्रेजेंट नहीं रह पाया तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो का वैलिडिटी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का, है ना। 1 से 3 महीना तक वैलिडिटी देना, मतलब एक वीडियो को आप लगातार कम से कम 100 बार देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर वीडियो को। और 2 से 3 महीना तक आप आराम से उसको देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप पुराना वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऐप वाला थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐप वाला में क्या है कि हम बहुत सारा जो माइनिंग का बहुत सारा ऐप है जो चला रहे हैं क्लासेस, वो सबका बहुत सारा डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेके देखे थे, चेक कर करके, है ना, कि कौन सा सही है, किस में क्या फॉल्ट आता है। तो उस पर सर्वे चल रहा था, रिसर्च हो गया है, बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर। ठीक है, चलो। अब सब आ गया है क्लास पे, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम आपको पंखा के बारे में बताए थे, और पंखा में दोनों टाइप्स कैसे काम करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मोटा मोटी हम समझा दिए थे, एक्सियल फ्लो फैन तक क्लियर कर दिए थे। अब यहाँ पे है कंट्रोल ऑफ क्वांटिटी ऑफ एयर डिलीवर्ड, ये भी समझाए थे। एक्सियल फ्लो फैन और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैन के बीच का डिफरेंस आपको समझाना था। ठीक है, एक्सियल फ्लो फैन और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना था। तो मेरा क्वेश्चन है, एक्सियल फ्लो फैन का एक और नाम क्या है, बताइएगा। एक्सियल फ्लो फैन का एक और नाम है, वो नाम बताइएगा क्या है। चैट ओपन करेंगे हम, पहले एक बार कमेंट कीजिए। एक्सियल फ्लो फैन का एक और नाम है, वो नाम क्या है। जी बिल्कुल, एयर एक्सियल हो जाएगा इसका, है ना। ठीक है, बिल्कुल। एयर स्क्रू बोलते हैं इसको हम लोग, एयर स्क्रू फैन। ठीक है, एयर स्क्रू फैन हो जाएगा। ओके, चलिए। तो एक्सियल फ्लो फैन और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये हम आपको बता चुके थे। एक बार हम बस इसको पढ़ दे रहे हैं। सबसे पहले बोला गया है कि एयर स्क्रू फैन को कम जगह चाहिए होता है, कम स्पेस का जरूरत पड़ता है कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फैन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फैन में हमको ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। रिवर्सल जो है वो आपका एयर स्क्रू फैन में पॉसिबल है, लेकिन आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फैन है उसमें रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होता है उसमें रिवर्सल का ऑप्शन रहता है, रिवर्सल का। और मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर किसका एग्जांपल बताए थे हम प्रीवियस क्लास में, एयर स्क्रू फैन का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल फ्लो फैन, एक्सियल फ्लो फैन। तो ये आपका एमएमवी का एग्जांपल, एमएमवी में रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि कभी अगर माइंस में आग लग जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम को हम उलट पुलट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, देन यहाँ पे कुछ टर्म लिखा हुआ है, अभी तो नहीं समझ में आएगा बट हम आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा है कि वाटर गेज जो डेवलप होता है अगर सर्कुलेट हो जाए किसी कारण से हवा, उसमें जो डेवलप होता है वो 40 से 50% तक होता है ओरिजिनल रिवर्सल में। मतलब इसका ये समझते हैं हम, इसको हम अपना भाषा में समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है आपका डाउनकास्ट शाफ्ट जिसमें से हवा जा रहा है, ठीक है। और ये है अपकास्ट शाफ्ट जिसमें से हवा आ रहा है। अब यहाँ पे एक हम पंखा लगा है, ठीक है। ये क्या है, ये एक फ़ैन है, फ़ैन मान लीजिए ना, फ़ैन है, ठीक है। तो अब अगर हम रिवर्सल कर दें हवा को रिवर्सल कर दें, मान लीजिए कुछ सिचुएशन आ गया जिसके कारण हमको हवा को रिवर्स करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हवा को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, ये मेरा इनटेक रास्ता बन जाएगा और ये मेरा रिटर्न रास्ता बन जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बोला है कि जो इफ़िशियंसी है वो 40 से 50% तक होगा, यानी रिवर्सल अगर होगा तो वो 100% रिवर्सल नहीं होगा, 40 से 50% तक ही रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ओरिजिनल जो आपका हवा जा रहा था उसमें से सिर्फ 40 से 50% तक ही रिवर्सिबल होता है। ये एक प्रैक्टिकल लिखा हुआ है बात, है ना, ठीक। चलिए, देन आगे आपका लिखा हुआ है कि जो एयर एक्सक्लू फैन है यानी एक्सेल फ्लो फैन है और सेंट्रीफ्यूगल फैन फ्लो फैन है, इसमें दोनों का जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, ये ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं आज हम सब कुछ पढ़ा देंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। 70 से 85% होता है, जबकि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का बात करेंगे तो वो 20 से 30% तक होता है। मैनोमेट्रिक क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, ये हम सब समझाएंगे आपको आज, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी इसको स्किप करते हैं, लास्ट में फिर एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिखा है क्वांटिटी ऑफ एयर कैन बी वेरिड विद इन वाइड लिमिट, है ना। जैसे से कुल मिलाकर के बोला है कि अगर हम फैन का स्पीड को बढ़ा दें, ब्लेड का साइज को बढ़ा दें, माइंस का रेसिस्टेंस को बढ़ाए घटाएं, तो इससे जो इफिशियंसी है या हवा का जो मात्रा है वो चेंज होगा, ठीक है। अब इसको ऐसा समझिए कि अगर आप छोटा पंखा लेके आते हैं तो कम हवा फेंकेगा, बड़ा पंखा लेके आते हैं तो ज़्यादा हवा फेंकेगा, ठीक है। अब पंखा का स्पीड अगर ज़्यादा होता है, अगर पंखा 5 नंबर पे चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा हवा लगेगा, 1 नंबर पे चला रहे हैं तो कम हवा लगेगा। बिल्कुल हवा यहाँ पे वही होता है, क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो आपका प्रेशर के साथ साथ, जो फैन का साइज होता है ना, उसके साथ साथ, ठीक है, फैन का ब्लेड का जो साइज होता है उसके साथ साथ, पावर के साथ साथ, इन चीज़ों के साथ साथ हवा का जो मात्रा है वो बढ़ता घटता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, बढ़ता घटता है। देन आगे बताया गया है कि एयर ऑक्सील फ्लो फैन को अगर हम ज़्यादा स्पीड करेंगे तो वो बहुत नॉइजी हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के आसपास में बहुत ज़्यादा साउंड होता है, ठीक है। जब अगर उसको हम बहुत ज़्यादा स्पीड कर देंगे तो उसका साउंड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। देन आगे लिखा है कि एयर फ्लेक्सिबल एयर स्क्रू फैन यानी एक्सेल फ्लो फैन का बात करेंगे तो वो लोअर वाटर गेज के लिए ज़्यादातर सूटेबल होता है और हायर वाटर गेज के लिए भी सूटेबल होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाई से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि हवा को हम जानते हैं हमेशा हाई से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। तो हवा का वॉल्यूम जो होगा, जिस जगह पे हाई वॉल्यूम होगा, ठीक है, हाँ, और लो वॉल्यूम होगा, तो यही बोल रहा है कि एक्सेल फ्लो फैन इज मोर सूटेड फॉर लो वाटर गेज एंड हाई वॉल्यूम। लो वाटर गेज का मतलब होता है लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर जहाँ पे कम प्रेशर है और ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, हवा का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, उस जगह पे हम लोग एक्सेल फ्लो फैन को यूज़ करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैन को कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हाई प्रेशर, मतलब हाई आपका प्रेशर है और लो वॉल्यूम है, उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सब अभी नहीं बुझेगा, एक बार लास्ट में हम रिकेप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फोर्सिंग वर्सेस एग्जॉस्ट भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक बार समझते हैं, फोर्सिंग फैन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, डाउन कास्ट शाफ्ट में। जो भी डाउन कास्ट शाफ्ट है यानी इनटेक रास्ता, उसमें हम लोग फोर्सिंग फैन को यूज़ करते हैं। किसके फॉर्म में, या तो बूस्टर फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे या ऑक्सिलरी फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे। ये सब जो फैंस है ये सब एग्जाम्पल है किसका, ये सब एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फैन का और फोर्सिंग फैन का, ठीक है। और एग्जॉस्ट फैन जो है वो हम लोग कहाँ लगाते हैं, आपका शाफ्ट में। एग्जॉस्ट फैन का सबसे अच्छा एग्जांपल है एमएमवी, है ना, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये आपका एग्जॉस्ट फैन एक्सेल फ्लो फैन का एक कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। और ये आपका एग्जॉस्ट फैन भी कहलाता है, ठीक है।
देन आगे बोला गया है कि फोर्सिंग फैन जो है ये आपका हैंडल कर सकता है एटमॉस्फेरिक एयर फॉर ए लॉन्गर पीरियड एज कंपेयर टू एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। यानी बोला गया है कि फोर्सिंग फैन ज़्यादा साफ रखेगा एनवायरनमेंट को एज कंपेयर टू एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। इसको लास्ट में एक बार फिर से रिकैप करेंगे, है ना, अभी बस पढ़ दे रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, कोई ज्वाइन कर रहा है। ओके, अभी हम लोग आते हैं डायरेक्ट थ्योरी पे, उसको लास्ट में एक बार रिकैप करेंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, उसमें कुछ एफिशिएंसी वाला टर्म सब है, ठीक है। चलो, ठीक है, समझते हैं। देखो एक फैन लॉ क्या होता है इसको समझते हैं। फैन लॉ बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस इसको इंग्लिश में लिख दिया है डीजे देशमुख में, तो आप देख के थोड़ा डर गए कि क्या है फैन लॉ, क्या चीज़ होता है फैन लॉ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फैन लॉ पे चलते हैं, फिर हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं फैन लॉ, है ना, लॉ रिलेटिंग टू क्वांटिटी। एक सेकेंड निकाल लेते हैं फैन लॉ, स्क्रीन पे होगा हम। ये जो आपको दिख रहा है ये फैन लॉ है, ये डीजे देशमुख का पेज नंबर शायद 59 में दिया होगा। एक सेकेंड, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं प्रॉपर साइज में। ये क्या है, ये फैन लॉ है, इसको समझेंगे बड़ा ही सिंपल तरीका से, ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीका से इसको समझेंगे तो यहाँ पे तीन ठो टर्म बार 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 रिपीट होगा। कौन कौन सा टर्म? क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ एयर, यानी हवा का मात्रा, ठीक। एन का मतलब होता है हवा का कितना आरपीएम है, यानी एक तरह से वो स्पीड बता रहा, आरपीएम ऑफ फैन। आरपीएम क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि हाइग्रोमीटर को 200 आरपीएम का स्पीड से घुमाना है, यानी 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। जो आपके घर में पंखा घूमता होगा वो भी 1 मिनट में कुछ ना कुछ राउंड मारता होगा, कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन लेता होगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे आरपीएम। तो जितना ज़्यादा आरपीएम रहेगा उतना ज़्यादा हवा फेंकेगा, उतना ज़्यादा मात्रा होगा। जैसे समझते हैं इसको, आप घर में बैठे बाहर से आए, बहुत गर्मी लग रहा है आपको, पसीना पसीना हो गया है, कुर्सी लगा के पंखा के नीचे बैठे, सीलिंग फैन है और फैन को चालू किए। फैन को 1 नंबर पे सेट करके रख दिया था तो आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो आप उसको क्या किए, सीधा 5 नंबर पे कर दिए, 2 3 4 करते करते 5 नंबर पे सीधा कर दिए पंखा को। अब क्या होगा, अब जो हवा लगेगा आपको बहुत ज़्यादा हवा लगेगा। अब आप अगर पसीना पसीना से भीगे हुए हैं तो जब पंखा का हवा आएगा तो आपका शरीर को पूरा ठंडक देगा, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा अगर कहीं जन्नत है तो यही है, ठीक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उसका आरपीएम को बढ़ाएं, आप 1 नंबर से 5 नंबर किए तो आरपीएम पे को बढ़ा दिए। हो सकता है 1 नंबर पे पंखा 550 आरपीएम का स्पीड से घूम रहा होगा, तो 2 नंबर पे पंखा जो होगा वो आपका 100 आरपीएम का स्पीड से घूम रहा होगा, और 5 नंबर पे हो सकता है वो 500 आरपीएम का स्पीड पे घूम रहा होगा। तो 500 आरपीएम का स्पीड से जब घूम रहा है मतलब पंखा बहुत तेजी 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 से घूम रहा है, तो आपको हवा भी ज़्यादा लग रहा है, यानी हवा का जो मात्रा है वो भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसके साथ साथ पंखा का जो स्पीड है, स्पीड भी तो बढ़ रहा है ना सर। 1 नंबर से आप 5 नंबर पिए तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ फेरी फेरी, ठीक है। पंखा के आसपास में जो ब्लेड होता है मीटर पर सेकंड में उसको नापते हैं, तो ये एक तरह से कुछ नहीं है, वेलोसिटी। आरपीएम मतलब एक पर्टिकुलर मिनट में कितना बार घूम रहा है, और वेलोसिटी का मतलब उसका स्पीड। तो हम क्या बताएं, हम बताएं कि जब आप, एक सेकेंड, हम आपको क्या बताएं, हम आपको बताएं कि जब आप पंखा का स्पीड को बढ़ाएंगे यानी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो उसका हवा का मात्रा भी बढ़ेगा, ठीक है। 1 नंबर से 5 नंबर किए तो ज़्यादा हवा आने लगा, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाएं आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका हवा का मात्रा भी बढ़ जाएगा, है ना, ठीक। अगर वेलोसिटी को बढ़ाएं तो क्या होगा, हवा का मात्रा भी बढ़ जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपका जो आरपीएम है फैन का वो भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो बस यही तो है फैन लॉ। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि क्यू वेरीज डायरेक्टली एज फैन स्पीड, यानी कि फैन स्पीड को यहाँ पे एन से डिनोट किया है ना। मतलब एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, मतलब क्वालिटी जो है मतलब हवा का जो मात्रा है वो बढ़ेगा जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेगा या भी बढ़ेगा। मतलब पंखा को ज़्यादा स्पीड करेंगे, ज़्यादा हवा लगेगा, ज़्यादा आरपीएम का स्पीड से घूमेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पंखा को ज़्यादा स्पीड करेंगे, ज़्यादा हवा लगेगा,
ज़्यादा आरपीएम का स्पीड से घूमेगा। ठीक है, बस यही तो है फैन लॉ का पहला सिद्धांत। पहला सिद्धांत यही कहता है, बस इसको अंग्रेजी में बोल दिया, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए क्या चीज़ है। तो बस वही लिखा हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम ऑफ द फैन और वेलोसिटी ऑफ द फैन, है ना। मतलब जो हवा का मात्रा है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगा और आरपीएम भी बढ़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन यही है, फैन लॉ का पहला लॉ जो है वो यही कहता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फैन लॉ है, लॉ को रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ एयर, वाटर गेज एंड फैन स्पीड। ठीक है, अब दूसरा लॉ क्या कहता है इसको भी समझते हैं। दूसरा लॉ कहता है कि अगर हम हवा का मात्रा को बढ़ाएंगे स्क्वायर में, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका आरपीएम का स्पीड है वो भी बढ़ेगा स्क्वायर में, और भी जो है वो भी बढ़ेगा स्क्वायर में। इसको हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को आप देखिए। ठीक है, नहीं तो एक बार सिंपल से इसको हम लिख ही दे रहे हैं। पहला इक्वेशन में आप क्या पढ़े, पहला इक्वेशन में पढ़े कि क्वांटिटी ऑफ एयर अगर हम बढ़ाएंगे तो आपका जो आरपीएम है फैन का वो भी बढ़ेगा और वेलोसिटी भी बढ़ेगा, पहला ये पढ़े। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, दूसरा इक्वेशन कहते हैं कि जो वाटर गेज डेवलप हो रहा है, ठीक है, वाटर गेज जो डेवलप हो रहा है मतलब प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर है किसका भाई साहब, ये आपका एन का स्क्वायर है या फिर क्यू का स्क्वायर है या फिर भी का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि एक वाटर गेज नाम का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये प्रेशर डिफरेंस को बताता है और ये तीनों के स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो आप खुद सोचिए अगर हम क्यू का स्क्वायर करेंगे तो एन का स्क्वायर और भी का स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एन का स्क्वायर और भी का स्क्वायर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि पहला लॉ हम पढ़े क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, और दूसरा में अगर हम क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एन का स्क्वायर हो जाएगा और भी का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल है किसका, वाटर गेज का। इसको बस एक बार आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, सिंपल सा ट्रिक, कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं, एच पी के डब्ल्यू। तो बहुत जगह पे एच पी लिखा हुआ है, एच पी ऑफ द फैन, एच पी ऑफ द फैन, के डब्ल्यू ऑफ द फैन, तो ये आखिर क्या चीज़ है। एच पी का मतलब होता है हॉर्स पावर, क्या होता है, हॉर्स पावर, और के डब्ल्यू का मतलब होता है किलो वाट। और ये दोनों का दोनों यूनिट है, किसका यूनिट है, ये दोनों का दोनों यूनिट है पावर का। चूंकि हम प्रेशर के लिए पी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सब डेरिवेशन में, इसीलिए हम पावर को यहाँ पे पी नहीं लिखते हैं बल्कि उसके जगह पे एच पी लिखते हैं। क्योंकि मोटर जनरली जो होता है वो आपका फैन का जो इफिशियंसी होता है, फैन का जो पावर होता है वो हॉर्स पावर में नापा जाता है। इसीलिए कहीं पर भी अगर पावर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो उस जगह पे खाली एच पी एच पी एच पी एच पी लिख दिया है। तो कहीं पे अगर आप एच पी देखिएगा तो एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, एच पी का मतलब वो हॉर्स पावर नहीं कहना चाह रहा, वो पावर भी कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट वाला पे। लास्ट में देखिए हम एचपी बोले, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, यानी कि हम अगर पावर लिखते हैं तो पूरा लिखना पड़ता। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द वेलोसिटी ऑफ आरपीएम और भी क्यूब या फिर क्यू क्यूब। मन नहीं समझे, समझाते हैं आपको। हम आपसे अगर पूछेंगे कि बताओ भैया, पावर, हम किसी पंखा का जो पावर है वो हम 3 गुना बढ़ा रहे हैं, तो बताइएगा वेलोसिटी कितना गुना बढ़ेगा, कितना होना चाहिए। अगर हम पावर को 3 रखते हैं तो मेरा वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो वी क्यू हो जाएगा यहाँ इसकी इक्वेशन के हिसाब से। पावर जो जो है वो क्यूब का क्यूब है एक्चुअली, है ना, वी क्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर हम 3 रखे हैं पावर को तो वी क्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्यू भी 9 हो जाएगा और आपका एन है वो भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्यूब का बेसिकली क्यूब है ना, पावर जो है, पावर को अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे तो वो एन क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं। पहला लॉ लिखना है ऐसे, उसके बाद क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। दूसरा लिखना है आपको क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, बस इसमें स्क्वायर चढ़ा देना और यहाँ पे करके वाटर गेज लिख देना, वाटर गेज। और तीसरा वाला भी सिंपल है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, इसमें बस क्यूब चढ़ा देना है और ये डायरेक्टली का साइन प्रोपोर्शनल का साइन देके यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना हॉर्स पावर यानी कि पावर। बस यही तो आपको याद करना है। ये तो हमको लगता है सिंपल से याद हो जाएगा, अगर इसको आप 2 बार लिख देंगे कॉपी में तो आपको याद हो जाएगा
Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा में भी यही चीज़ लिखना है, बस बाद में स्क्वायर चढ़ाना है। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वाटर गेज का, ठीक है। और तीसरा में भी यही लिखना है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बस इसमें क्यूब चढ़ा देंगे तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हॉर्स पावर का। हॉर्स पावर मतलब पावर का ही एक यूनिट का, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया, याद हो जाएगा ये तीनों का तीनों जो रिलेशन है, ये तीनों का तीनों रिलेशन याद हो जाएगा सबको? एक बार बता दीजिए। एक बार खाली इसको कॉपी में लिखेंगे ना अपने से, सब क्या होता है, डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। चलिए, चलो ठीक है, याद हो जाएगा। तो ये सब डेरिवेशन होता है, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ होता है, बस थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल भी है, मतलब इसका न्यूमेरिकल कह रहे हैं, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है ना। खैर, आते हैं आगे। अब हम लोग दो तीन गो टर्म को समझते हैं। पहला तो थ्योरेटिकल डिप्रेशन क्या होता है, इसके बाद एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है। कुछ टर्म है जो आपको बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको काफ़ी परेशान करते हैं, तो उसको भी हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक। इसको समझते हैं सिंपल तरीके से, जस्ट ए सेकेंड। अगर एक पंखा घूम रहा है, ठीक है, तो पंखा का इसमें दो सेक्शन होता है, एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग फोटो पे देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फैन पे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसमें। ये देखिए, ये पंखा है। तो ये पंखा क्या है, इसमें कुछ एक इनलेट है, कुछ आउटलेट है। इनलेट क्या है, जहाँ से हवा घुस रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इनलेट। और जहाँ से हवा बाहर निकल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आउटलेट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसी को कहेंगे हम डिप्रेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन कहेंगे। दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको हम डिप्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हवा जो घुस रहा है वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्पीड से घुस रहा है, ठीक है। और निकल कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रहा है, 10 एटीएम प्रेशर से निकल रहा है। तो अब हम बोलेंगे कि भैया इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है ये इसी को डिप्रेशन कहेंगे। तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो डिफरेंस होगा वो आपका 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन कहेंगे। ये ना, इनलेट से जो हवा जा रहा है, आउटलेट से जो हवा निकल रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग टेक्निकल वर्ड में डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है थ्योरेटिकल डिफरेंस डिप्रेशन, ठीक है, थ्योरेटिकल डिप्रेशन। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल डिप्रेशन एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू कुछ आता है। मान लीजिए ऐसा है कि 10 एटीएम वैल्यू निकला, ठीक। तो यहाँ से हवा जो घुस रहा है वो आपका, मान के चलते हैं कि 1 एटीएम घुस रहा है, और यहाँ से जो हवा निकल रहा है वो आपका मान के चलते हैं कि 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल रहा है, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। यानी जो फॉर्मूला है थ्योरेटिकल डिप्रेशन निकालने का, उसे कैलकुलेट करें तो 10 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 9। तो भैया एक मेरा प्रेशर डिफरेंस कहाँ गया, एक मेरा प्रेशर तो है ना, वो कहाँ गया। तो इसको ऐसा समझते हैं सिंपल भाषा में, हवा यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो पूरा का पूरा जो हवा है यहाँ से निकल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हवा, एटमॉस्फेयर में भी तो हवा है ना, कुछ एटमॉस्फेयर से हवा चल रहा है जो कुछ ना कुछ इसका प्रेशर को या हवा को बहा के ले जा रहा है। इसमें से जो कुछ गैसेस टाइप के निकल रहे हैं उसको बहा के उस जगह से ले जा रहा है। तो एनवायरनमेंट में भी तो कुछ ना कुछ मौजूद है हवा। एनवायरनमेंट में कुछ हवा के चलते, इन्वायरमेंट का प्रेशर के चलते, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर के चलते, इन्वायरमेंट का ह्यूमिडिटी के चलते, यानी कुल मिलाकर के बोला जाए तो इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल सोर्सेस के चलते, एक्सटर्नल एजेंट के चलते थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर आ रहा है, मतलब थ्योरेटिकल जितना आना चाहिए कैलकुलेशन फार्मूला के हिसाब से उतना नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उतना नहीं आ रहा है ना। तो जो एक्चुअल है, मतलब अब उतना नहीं आ रहा है, अब उसको हम कैलकुलेट किए फार्मूला में डाल के थ्योरेटिकल डिप्रेशन का, ठीक है। तो जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल डिप्रेशन बोलेंगे, जो एक्चुअल है, एक्चुअल डिप्रेशन जो हम नाप रहे हैं,
ठीक। अब नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, छूटेगा नहीं एक भी चीज़, इसमें थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा। देखो, डीजे देशमुख का ये जो शब्द है, इस शब्द को अगर आप पढ़िएगा तो आपको एक बार में समझ में आना मुश्किल है, ठीक है? लेकिन हम जो सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, उस चीज़ को समझिएगा। इफ़ेक्टिव डिप्रेशन हम क्या बोले? इफ़ेक्टिव डिप्रेशन हम आपको सिंपल भाषा में समझाएँ कि हवा जहाँ से घुस रहा है और जहाँ से निकल रहा है, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, यानी इनलेट के बीच में और आउटलेट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इफेक्टिव डिप्रेशन। तो फिर थ्योरेटिकल डिप्रेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। थ्योरेटिकल डिप्रेशन डिप्रेशन है ना, इसमें दिया, हाँ, थ्योरेटिकल डिप्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। थ्योरेटिकल डिप्रेशन बोला गया है कि जो कैलकुलेशन करते हैं इस फार्मूला को लगा के, यानी कि थ्योरेटिकल डिप्रेशन का एक फार्मूला है, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद मेरा कुछ ना कुछ आपका थ्योरेटिकल डिप्रेशन आएगा, ठीक है? मान के चलते हैं 5 मीटर पर सेकंड क्या है, मेरा थ्योरेटिकल डिप्रेशन आ गया, ठीक है? तो इस कंडीशन में इसको हम मानेंगे, लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर में नाप रहे हैं तो मेरा 3 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, ठीक है? डिप्रेशन जो हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन दो टाइप के हो गए, जिसको इफेक्टिव डिप्रेशन भी कहते हैं। दो टाइप के हो गए, कौन कौन से? एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है आपका एक्चुअल। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है? ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में हम डिप्रेशन निकाले तो मेरा 5 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है फार्मूला में कैलकुलेट करने के बाद कागज़ में। लेकिन एक्चुअल में जब हम जाके इन्वायरमेंट में नाप रहे हैं पंखा के सामने खड़ा होके, तो हमको पता चल रहा है कि 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो भैया 2 मीटर प्रति सेकंड कहाँ गायब हो गया? कैसे पता चलेगा? दो का घाता हो गया, एक्चुअल हमको कैसे पता चलेगा? तो एक्चुअल का भी एक फार्मूला होता है कि जो थ्योरेटिकल निकला उससे हम एक्चुअल निकाल सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो अब थोड़ा-सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर एक बार रिकैप करेंगे, डोंट वरी। अब आते हैं हम लोग मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है? मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है? मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअली द रेशियो है, ठीक है? एक्चुअली क्या है? ये रेशियो है, किसके किसके बीच में रेशियो है? एक्चुअल थ्योरेटिकल डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फैन बाय एक थ्योरेटिकल डिप्रेशन, ये होता है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। अब ये क्या चीज़ है सर? हम किसी जगह पे कह रहे हैं कि 20 से 30% मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है, इसका मतलब ये है कि वहाँ का वेंटिलेशन बहुत खराब है। वहाँ का वेंटिलेशन क्या है? बहुत खराब है। अगर हम बोलेंगे कि सर 30 से 40% तक है, तो हम बोलेंगे कि वेंटिलेशन क्या है? एवरेज है। अगर हम बोलेंगे 40 से 50% तक है, तो हम बोलेंगे वेंटिलेशन जो है वो आपका नॉर्मल है ना, गुड है, इसको कहेंगे। अगर बोलेंगे कि 50 से 60% है, तो इसको हम बोलेंगे कि वेरी गुड है। अगर हम बोलेंगे 60 से 70% है, तो हम बोलेंगे कि एक्सेलेंट है। अगर 70 से ऊपर बोलेंगे तो आपका एक्सेलेंट कैटेगरी में ही आता है, लेकिन 70-80% से ऊपर मैनोमेट्रिक इफिशियंसी नहीं होता है। तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी से बेसिकली क्या पता चलता है? तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी से पता चलता है कि उस माइंस का जो हवा है वो कितना दूषित है, कितना दूषित को क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेड है, कितना पॉल्यूटेड है, कितना उस मात्रा में उसमें डस्ट आ जा रहा है, CH4 आ जा रहा है, CO गैस आ जा रहा है, ठीक है? कितना ज़्यादा हवा सही से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, वहाँ का वेंटिलेशन बताता है। ये कुल मिलाकर के कहें तो वेंटिलेशन बताता है कि कितना अच्छा है या कितना खराब है। क्या बताता है? कितना अच्छा है या कितना खराब है, ठीक है? तो ये कौन बताता है? ये बताता है मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, ठीक? चलिए, अगर मैनोमेट्रिक इफिशियंसी बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर हो, ऑक्सिलरी फैन हो, बूस्टर फैन हो, या फिर वेंटिलेशन का जो भी हम साधन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ खराबी है। ये बताता है कि एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, ये बताता है कि एयर का लीकेज हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ऐसा जिसके कारण वेंटिलेशन खराब हो रहा है। तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी अगर हम निकाल लें किसी माइंस का, तो हमको पता चल जाएगा कि माइंस में हम हवा तो सही से भेज रहे हैं, लेकिन हवा निकल रहा है उसमें कितना रिसर्कुलेशन हो रहा है, कितना लीकेज हो रहा है, कितना मतलब हवा जो है उसमें दूषित हो जा रहा है, ये चीज़ हमको बता देगा मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी एक्चुअल डिप्रेशन बाय थ्योरेटिकल डिप्रेशन लिख देते हैं तो आ जाता है। एक्चुअल डिप्रेशन क्या है? एक्चुअल डिप्रेशन जो हवा निकल रहा है ना, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एक्चुअल, है ना, उसको नाप रहे हैं तो उसको ऊपर लिख दीजिए 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक? और थ्योरेटिकल क्या है? जो हम फॉर्मूला में निकाले, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक?
तो ये आपका मैनोमेट्रिक इफिशियंसी बता देगा। ठीक है, इसको इससे हम मैनोमेट्रिक इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक बार हम फिर से रिकैप कर रहे हैं। हमको लगता है बहुत सारा टर्म आपका दिमाग से उड़ गया होगा कि हम क्या क्या बोलें। एक बार हम फिर से समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हम आपको बताएं कि फैन लॉ में क्या है, एयर क्वांटिटी, वाटर गेज और फैन का स्पीड को हम नापने के लिए ये सब फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सब जो बेसिकली इसी सिद्धांत पे वो काम करता है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अगर आप एक पंखा है उसका आरपीएम को बढ़ा देंगे तो आप उसका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा और वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा और आपका क्वालिटी बेसिकली आरपीएम बढ़ेगा। ठीक है, पहला लो यही था। दूसरा लो था कि इसको अगर हम Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बस इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये वाटर गेज के बराबर हो जाएगा। वाटर गेज जैसे जैसे बढ़ेगा उसके स्क्वायर के बराबर में क्वांटिटी ऑफ एयर, आपका आरपीएम और V ये दोनों बढ़ेगा। ठीक है, वाटर गेज मान के चलते हैं कि 1 mm बढ़ा, तो अगर क्वांटिटी एयर का 100 है और आरपीएम जो है वो आपका 50 है और वेलोसिटी जो है आपका वो आपका मान के चलते हैं कि 1 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, तो 1 mm से बढ़ के अगर 1 mm बढ़ा वाटर गेज मतलब सिंगल बढ़ा, तो ये सब डबल डबल स्क्वायर के तौर पे बढ़ जाएगा। यानी जो क्वांटिटी है वो आपका 100 का स्क्वायर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50 का स्क्वायर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 mm। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अंतर आ जाएगा, इसीलिए इसको बैलेंस करके रखा जाता है। ठीक है, थर्ड आपका इक्वेशन बता रहा है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर हमको क्या बताए थे, आपको हॉर्स पावर बताए थे कि जो पंखा होता है उसका पावर होता है। पावर को हम लोग हॉर्स पावर में या किलो वाट में नापते हैं। पावर यहाँ पे हम पी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रेशर का हम पी से डिनोट कर रहे हैं, दोनों जगह कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए हम लोग बस हॉर्स पावर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन क्या था, पहला आपका था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दूसरा इक्वेशन क्या था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर गेज। बस इसमें वाटर गेज जैसे लिखेंगे, दोनों तीनों में स्क्वायर चढ़ा देंगे। तीसरा क्या था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HP। जैसे HP लिखेंगे तीनों में हम क्यूब चढ़ा देंगे। बस यही मेरा 3 इक्वेशन है जो कि बहुत ही सिंपली आपको याद हो जाएगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, गलत लगे तो फिर अगला क्लास में बताइएगा। चलिए, देन हम आपको एक टर्म बताएं कि डिप्रेशन क्या होता है, इफेक्टिव डिप्रेशन क्या चीज़ है। तो इफेक्टिव डिप्रेशन को समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल दिए कि ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन है इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बोले कि एक इनलेट होता है जहाँ से हवा घुसता है, एक आउटलेट होता है जहाँ हवा से निकलता है। इनलेट में हवा घुस रहा है तो कुछ ना कुछ प्रेशर के साथ घुस रहा है। मान के चलते हैं कि जो प्रेशर है वो यहाँ पे 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है एग्जाम्पल के तौर पे, और जो यहाँ से हवा निकल रहा है वो आपका 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो अभी दोनों का बीच का डिफरेंस को अगर हम निकालेंगे तो 9 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो आपका डिप्रेशन क्या होगा या इफेक्टिव डिप्रेशन क्या होगा, इफेक्टिव डिप्रेशन हो जाएगा 9 ATM। यानी दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसी को हम डिप्रेशन शब्द कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल डिप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल डिप्रेशन। थ्योरेटिकल डिप्रेशन का एक फार्मूला होता है, जस्ट ए सेकेंड हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये जो है ये फार्मूला है थ्योरेटिकल डिप्रेशन का। ठीक है, एच क्या है, थ्योरेटिकल डिप्रेशन है। यू क्या है, आपका पंखा का स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, है ना। V1 क्या है, आपका V1 का रेडियल वेलोसिटी है। और कॉट थीटा आपका एक एंगल हो जाता है जो आप ब्लेड के साथ बनाता है वो। ठीक, तो इसमें जब पुट करेंगे पूरा, तो पुट करने के बाद आपका थ्योरेटिकल डिप्रेशन आएगा। लेकिन जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि थ्योरेटिकल डिप्रेशन आ रहा है आपका 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और जब हम एक्चुअल नाप रहे हैं तो आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड आ जा रहा है। तो भैया इसमें तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्चुअल डिप्रेशन। एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है, जब हम फील्ड में जाके नापते हैं, है ना, कि कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसको एक्चुअल डिप्रेशन कहते हैं। और थ्योरेटिकल डिप्रेशन क्या होता है, जो हम कागज में नापते हैं दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हवाएं नहीं चल रही होंगी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये सब आइडियल कंडीशन है। लेकिन क्या एटमॉस्फेयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या टेम्परेचर, एकदम नहीं होता है। ठीक है, क्या वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है, एकदम नहीं होता है, कभी कभी 2 है, कभी 2.5 है। ठीक है, ठीक, तो इसी कंडीशन में, है ना। ओ ओके, कट हो गया, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। जो अभी लाइव देख रहे हैं मतलब ऐप के थ्रू देख रहे हैं,
लिंक के थ्रू देख रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आपको, है ना, हल्का सा, बस आपको इंतज़ार करना है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, 1 मिनट। सब अपना कैमरा ऑफ करते जाइएगा, ठीक है, सब कैमरा ऑफ करते जाइएगा। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो एक बार फिर से देखिएगा क्लास को, ठीक है, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है, एयर लोग बता देंगे। इसके बाद ये अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें वेंटिलेशन मटेरियल रहेगा, ठीक है, उसमें सब कुछ बता देंगे। ये पंखा वाला थोड़ा सा आपका माथा ख़राब कर रहा था, इसलिए पंखा वाला हम थोड़ा सा समय दिए हम, ताकि धीरे 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 आप इस चीज़ को कवर कर लें, ठीक है। चलिए, ओके। तो थ्योरेटिकल डिप्रेशन हम आपको समझा रहे थे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल डिप्रेशन और एक्चुअल डिप्रेशन ये दोनों आप समझ गए होंगे। फैन का इफिशियंसी, जिसको हम लोग मैनोमेट्रिक इफिशियंसी कहते हैं, वो कैसे निकाला जाता है? तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी एक्चुअली होता क्या है, पहले इसको समझिए। मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी होता क्या है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो आपको हम बताएं कि मैनोमेट्रिक इफिशियंसी निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैनोमेट्रिक इफिशियंसी में आपको बस एक्चुअल डिप्रेशन लिखना है ऊपर में, जो एक्चुअल डिप्रेशन है, जो आप नापे फील्ड में जाके, फील्ड में नापे तो पता चला कि इतना है। उसके बाद नीचे थ्योरेटिकल डिप्रेशन लिखे, दोनों को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। थ्योरेटिकल आना चाहिए 3 मीटर प्रति सेकंड, एक्चुअल आया कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड। दोनों को कैलकुलेट किए, डिवाइड किए, है ना, काट चाट किए, तो 20% आया। 20% आया का मतलब है कि भैया आपका माइंस में बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है हवा का, उसको सुधारिए, वेंटिलेशन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है पंखा रिसर्कुलेट कर रहा हो सकता है कहीं इनटेक और रिटर्न रास्ता मिल गया हो, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या बताता है? मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी बेसिकली ये बताता है कि आपका माइंस में जो वेंटिलेशन है वो कैसा है, स्लगिश है, खराब है, अच्छा है, ये सब चीज़ें बताती है, ठीक है। चलिए, अब इसी को एक्चुअल डिप्रेशन क्या हो गया, मैनोमेट्रिक डिफिशियंसी, ये सब समझ गए आप, ठीक है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट ऑरिफिस,
इक्विवेलेंट ऑरिफिस, इस चीज़ को समझिएगा, ये भी बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है ना। इसका अगर मेरे पास 1 मिनट अगर इमेज होगा तो हम दिखा देते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, अगर इमेज अवेलेबल होता है तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। इक्विवेलेंट ऑरिफिस का गूगल कर लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि इसका फोटो देखे बिना आपको समझ में आना मुश्किल है थोड़ा सा। तब तक एक क्वेश्चन है मेरा, फटाफट बताइएगा। हवा का मात्रा जनरली माइंस में कितना स्पीड होना चाहिए, हवा का वेलोसिटी कितना होना चाहिए वर्किंग प्लेसेस में? बताइएगा। चलिए आप बताइएगा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा स्पीड में हवा फ्लो नहीं करना चाहिए कोई भी वर्किंग प्लेसेस में, ठीक है। बताइएगा वो कितना होगा। चलिए 1 सेकंड देख लीजिए सबका। 2.5 मीटर प्रति सेकंड, जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। देखो वो इक्विवेलेंट ऑरिफिस को समझने से पहले एक दो को छोटा छोटा चीज़ को समझ लो, थोड़ा सा समझ में आएगा। बड़ा ही आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। एकदम घबराना नहीं है, आराम आराम से समझते हैं। मान लीजिए वो पानी का टंकी है, ठीक, छत में बैठाया है, और आपका घर में वो बच्चा आया खेलने के लिए, है ना। बच्चा क्या किया, वो नीचे में इस जगह पे, यानी कि टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ पानी, ठीक है। यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक टूल टूल है पानी, और यहाँ पे वो छोटा सा छेद कर दिया। तो अब क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसमें से पानी फेंकेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी फेंकेगा, ठीक है। हाई प्रेशर से इसमें से पानी फेंकेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑरिफिस, ठीक। इसको हम लोग ऑरिफिस कह सकते हैं, होल भी कह सकते हैं, ऑरिफिस भी कह सकते हैं, ऑरिफिस माइंस का भाषा में, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर का पानी कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो पानी है, जो पानी आप जो छेदा किया था, ठीक है, जो होल है ये, है ना, जैसे जैसे ऊपर का पानी कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो प्रेशर है ये भी कम होता जाएगा, ठीक है। ये जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, ये कम होता जाएगा पानी के साथ साथ। अब एक टाइम आएगा जो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि जो लेयर है इसका, पानी का लेयर, और जिस जगह पे पर्टिकुलर हम होल किए हैं, ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे पानी का प्रेशर और कम हो जाएगा, इसके बाद और इसके बराबर पे आ जाएगा, तो हो सकता है इसमें से पानी भी ना गिरे। ऐसा कभी ना कभी आप देखे ही होंगे कहीं ना कहीं जगह पे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑरिफिस क्या है, उसी चीज को समझते हैं। माइंस के अंदर क्या कंडीशन है, माइंस में प्रेशर कितना है, हवा का दबाव कितना है, मतलब वही प्रेशर कितना है, क्वांटिटी कितना जा रहा है, वॉल्यूम कितना है एयर का। अब माइंस में ही जाके तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, चलो देखते हैं प्रेशर बढ़ा के क्या होता है, हवा का मात्रा बढ़ता है कि घटता है, वॉल्यूम बढ़ा के देखते हैं क्या होता है, ये बढ़ा के देखते हैं वो बढ़ा। माइंस में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। तो जब कभी भी वेंटिलेशन अच्छा है खराब है, गैस कितना परसेंट तक रहेगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ को जांच करना होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ऑरिफिस में ये सब जांच करते हैं। क्या जांच करते हैं, इक्विवेलेंट ऑरिफिस। क्या हो गया इक्विवेलेंट ऑरिफिस, इक्विवेलेंट ऑरिफिस। इक्विवेलेंट ऑरिफिस क्या है, बेसिकली एक ऐसा करके पाइप जैसा रखा है, मोटा सा, ठीक है, चैम्बर है। उस चैम्बर में क्या करेगा, यहाँ पे देखिए दो ठो स्लाइडिंग टाइप का लगा रहता है, ठीक है। लोहा का प्लेट रहता है, इसको हम लोग कहते हैं थिन प्लेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग थिन प्लेट, ठीक है। लोहा का प्लेट रहता है ना। और इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे करके पीछे करके हम देखेंगे कि प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है,
हवा में गंदगी डाल के देखेंगे, गैस डाल के देखेंगे, ये सब लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो एरिया है, ठीक, ये जो एरिया बनाएगा उसी एरिया को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट ऑरिफिस। तो इक्विवेलेंट ऑरिफिस माइंस से संबंधित वर्ड नहीं है, बल्कि माइंस को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? माइंस में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि माइंस को रिप्रेजेंट करता है। माइंस में जितना प्रेशर आप देना चाहते हैं उसी प्रेशर को इस चैम्बर में डालिए, जितना हवा आप माइंस में देना चाहते हो उस हवा को इसमें डालिए, और हवा को डालने के बाद ये जो थिन प्लेट जैसा है इसको आप आगे करके, मतलब कम एरिया करके, कम जगह कीजिएगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा जगह कीजिएगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो ऐसे कर करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है इसको हम लोग एरिया कहते हैं, कि ये जो इक्विवेलेंट ऑरिफिस है इसका एरिया है। तो इसका निकालने का एक तो फार्मूला है और इसी के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इसी के बारे में देखिए यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। अभी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको कितनों पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आने वाला नहीं है, इसीलिए फोटो दिखाना जरूरी था। बोला गया है इक्विवेलेंट ऑरिफिस ऑफ ए माइन इज द एरिया ऑफ एन इमेजिनरी ओपनिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअल ओपनिंग नहीं है, एक इमेजिनरी ओपनिंग है। ठीक है, इन ए थीन प्लेट, जो हम बताएं कि एक पतला सा प्लेट होता है, विच ऑफर द सेम रेजिस्टेंस टू द पासेज ऑफ एयर एज इज ऑफर्ड बाय द माइंस इटसेल्फ। मतलब जैसा माइंस में रेसिस्टेंस होता है, जैसा माइंस में एयर का फ्लो होता है, उसी तरह से उस चैम्बर में, उस पर्टिकुलर चैम्बर में हम ऐसा करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट ऑरिफिस। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट ऑरिफिस। यानी इक्विवेलेंट ऑरिफिस क्या हो जाएगा? तो कुल मिला करके जो फोटो आप देख रहे हैं, है ना, ये एक सेकंड, ये जो फोटो आप देख रहे हैं यही है इक्विवेलेंट ऑरिफिस। एक बड़ा सा पाइप जैसा रहेगा, उसके अंदर में दो ठो पतला पतला टीना का सीट रहेगा। अब इसमें आप जितना चाहे प्रेशर डालिए, जितना चाहे रेसिस्टेंट डालिए, और डाल के देखिए कितना हवा निकल रहा है, कितना प्रेशर निकल रहा है, कितना वॉल्यूम निकल रहा है, एक्सपेरिमेंट कीजिए। यही है आपका इक्विवेलेंट ऑरिफिस। और यहाँ का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये आपका उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इसका निकालने का एक छोटा सा यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, जो कभी ना आज तक पूछा है नहीं, हमको लगता है पूछेगा, तो ये फिर भी देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट ऑरिफिस का जो फार्मूला होता है वो 0.385 अंडर स्कोर पी होता है। पी याद रखिए यहाँ प्रेशर है और वाटर गेज का, क्यू याद रखिएगा क्वांटिटी है बस, और ये जो है एरिया है। ये इसमें फार्मूला में निकाल के होता है। ये सब किताब में क्यों लिखा है, ईएमटी में इतना कुछ क्यों दिया हुआ है? तो देखिए ऐसा है, ईएमटी एक टेक्स्ट बुक है, न केवल डिप्लोमा का टेक्स्ट बुक है और न ही केवल बीटेक का टेक्स्ट बुक है, बल्कि जो गेट है उसके लिए, एमटेक करता है उसके लिए, गेट में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। ठीक है, गेट में दबा दबा के वेंटिलेशन से न्यूमेरिकल पूछता है, वेंटिलेशन का बहुत सारा किताब फॉलो करना पड़ता है जो माइनिंग का होगा। अगर कोई होगा आपके नज़र में तो पूछिएगा, उनसे पता चल जाएगा आपको। फिर भी इन सभी चीज़ों को हम आपको समझा दिए कॉमन भाषा में, सिंपल भाषा में, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फैन लो, क्वांटिटी ऑफ एयर, वाटर गेज, फैन का स्पीड, ये आप एक बार देखिएगा वीडियो को। थ्योरेटिकल डिप्रेशन क्या होता है ना, इफेक्टिव डिप्रेशन क्या होता है, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है, ठीक है, और इक्विवेलेंट ऑरिफिस क्या होता है, ये सब चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, ये सब चीज़ आई होप आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। अभी वापस से हम लोग इसको पढ़ते हैं, किसको? एक्सियल फ्लो फैन और सेंट्रीफ्यूगल फैन। इसमें कुछ कुछ जगह पे इफिशियंसी का जिक्र किया गया था। चलो उस पॉइंट को हम फिर से रिकैप करते हैं। बताया गया था कि एयर एक्सियल फ्लो फैन, यानी जो एक्सियल फ्लो फैन है और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैन है, जिसका ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो 70 से 85% तक वेरी करता है। बट न्यूमेट्रिक मोनोमेट्रिक एफिशिएंसी एक्सियल फ्लो फैन का बहुत ज़्यादा कम होता है, लगभग 20 से 30% तक। ठीक है, 20 से 30% तक मोनोमेट्रिक फैन का एफिशिएंसी होता है। एक सेकेंड, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, इसमें एक टर्म है जो भी हम समझा दे रहे हैं, ओवरऑल इफिशियंसी क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल इफिशियंसी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली ओवरऑल मैकेनिकल इफिशियंसी कहते हैं। इसमें एयर पावर, ये सब बुक में नहीं है, बाई पावर इनपुट टू द मोटर। ठीक है, एयर का पावर मतलब कितना हवा निकल रहा है, कितना हवा निकल रहा है, डिवाइडेड बाय हम कितना वोल्टेज दिए।
ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल इफिशियंसी कहते हैं, मैकेनिकल इफिशियंसी, है ना। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका एक्सियल फ्लो फैन है या सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैन है, उसका ओवरऑल इफिशियंसी का बात करें तो 70 से 85% तक वेरी करता है। लेकिन मैनोमेट्रिक इफिशियंसी की बात करें, जिसको देख के वेंटिलेशन पता चलता है, एक्सियल फ्लो फैन का बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, एक्सियल फ्लो फैन का मैनोमेट्रिक इफिशियंसी बहुत ज़्यादा कम होता है ना। चलिए बाकी इसको एक बार रीडिंग डालिएगा। लॉ ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन। ठीक है, आज रहने दे कि बढ़ा दे, हमको लगता है कहीं आप लोग जैसा बोलिएगा, क्योंकि इसको एक दो बार देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। समझ में तो आ गया होगा, बस याद नहीं हो रहा होगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, रहने, हाँ पीपीटी सेंड कर दे रहे। ठीक है, रहने देते हैं, पीपीटी सेंड कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो भी हम डाल देंगे। ठीक है, आपसे क्लासेस का वीडियो मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो फैन लो के बाद ना आपको दिक्कत नहीं होगा। ये जो फैन लो है, फैन वाला चैप्टर, इसमें थोड़ा सा समस्या हो रहा है क्योंकि फार्मूला बहुत सारा है, और ये सब फार्मूला आपको रटवा के रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे। तो ये अगर हो जाएगा तो फिर आपका वेंटिलेशन में एक जो एडवांस लेवल पे है यहाँ पे भी वेंटिलेशन में, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो इजी इजी चीज़ को आपको इजी लगेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, है ना। आज इतना ही रखते हैं, तब तक सबको जय हिंद। एक सेकेंड, एक मिनट। ठीक है, हाँ इसको सेंड कर दे रहे, पीपीटी सेंड कर दे रहा है, अगला क्लास में होगा वो सब। ठीक है, चलिए सबको जय हिंद, जय हिंद। और जो लेक्चर से क्लास कर रहे हैं आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए सबको जय हिंद।